नमस्कार प्रभाकर जी। जी अ, नमस्ते। मेरा सौभाग्य है कि आप राजी हुए, क्योंकि एक कथक नृत्यांगना होने के उस पे रोल पर मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं जो विधि थी अभिनय की कथक की, यानी कि कोई भी टेक्स्ट हो जो हमको मिले, बुरा जैसा भी हो, उसमें गाने की चाहे ठुमरी हो, दादरा हो, कोई कविता हो, उसमें एक मूल एक शब्द जो सार पकड़ता हो उस टेक्स्ट का, उस पर खेल होता था उपज का। और जी ठीक है, अलग अलग अभिनय की तकनीकें बदलती जाती हैं, और जब आजकल डांस ड्रामा, सोलो डांस ड्रामा होने लगा कि कोई किस्सा आप लीजिए और आप पूरा का पूरा किस्सा आप एनैक्ट करिए आधा घंटा 1 घंटे के, और वो ही परफॉर्मेंस मानी जाती है। जी तो पहले ये चीज शायद ग्रुप में डांस ड्रामा बैलेस होते थे, और अब ये नया ट्रेंड हुआ है कि अब सोलो में डांस ड्रामा होता है। पर उसमें जैसे ग्रुप डांस होता है या कोई भी ड्रामा होता है, तो मुख्य रूप से बहुत सारी जो तकनीकी विधियां हैं जी अभिनय की, कथक की, वो लुप्त होती जाती हैं। जी और उसको बरकरार करते हुए अगर वो ड्रामा प्रस्तुत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर उसमें मुझे प्रॉब्लम हो गई। जी और अगर वो शब्द खोल रहे हैं तो कम से कम आप पूरा ना भी करें, आप कुछ तो अपनी उपज दिखाइए, है ना। बिल्कुल, अपनी क्रिएटिविटी वहाँ दिखनी चाहिए, उसकी दखल होनी चाहिए। तो आज ही मैं बात कर रही थी लोक नायिका जो आपने मुझे रहीम की नगर शोभा दी, और मैंने उसको पढ़ा भी। और फिर आज जो आपने मुझे 2 नोट्स दिए हैं, देव के, और जो एक देव है, एक पद्माकर का। एक पद्माकर का आपने दिया था, पद्माकर का होली का दिया था। जी जी और एक रहीम का आपने जो दिया है, रहीम जी देव का दिया है। जी जी तो पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो हमने नायक की बात करी थी कि कौन है नायक। जी अब ये जो लोक नायिका हैं, अगर मैं समझ रही हूँ, ये वो औरतें हैं जो प्रोफेशनल हैं और जो एक पारंपरिक पब्लिक स्पेस में अपना कार्य करने जा रही हैं। जी मुझे जो आपने जो देव के ऊपर जो राजनगर नागरी दुबे बरत बरनत सुकवि सुमारी, एक जी भटई की बहू, दूजी गणिका नारी। जी अब ये जो गणिका है, आपने जी इसमें जो कमेंट्री दी है, जी वो बहुत मुझे दिलचस्प लगी, जी क्योंकि मैं तवाइफों के ऊपर जब मैंने काम किया तो जी ये एक चीज बहुत जो सैन्या और रिशली और जी ये मुकेरे सेना के खेमों के साथ चलने वाली 3 प्रकार की वेश्या। जी अब मैं ये समझ रही हूँ, इसमें मैं ये अगर हम देव की बात कर रहे हैं तो 18वीं सदी की बात कर रहे हैं। जी लगभग वही समय है, उसके पहले का थोड़ा समय है। मतलब ये आप देखें कि 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य के बीच ये सारे कवि हैं, ठीक है। तो ये जो 18वीं शताब्दी का जो समय है उसी के जी मैं इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि तवाइफ का जो शब्द आया है वो लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में। जी जी और मगर जो नगर शोभा जो तवाइफें होती थी, उनको जैसे काशी में खासतौर से गणिका कहा जाता था। जी जी हाँ, जी तो अलग अलग उनके टर्म्स होते थे। और ये मुझे पहली बार मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस सोर्स से निकल रहा है। आप मुझे ये टेक्सचुअल सोर्स दीजिएगा, क्योंकि नहीं, हम इसको आपको देंगे। मैं थोड़ा सा आप थोड़ा तफसील से हम लोग बढ़ते हैं। एक तो क्या है कि आपका
आपकी अवधारणाएं स्पष्ट हैं कि आपको इसमें नृत्य में रूपांतरित कैसे करना है इसको, ठीक है। हाँ, तो मैं वो बता दे रही हूँ कि मैंने जी बहुत सोचा। जी और हमने भटियारिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, जी जी जो जी क्योंकि आमदरफ्त बहुत है। जी कनिहारिन जो चूड़ी वाली है, जी उसमें भी मुझे एक इंटरेस्ट आया दैट इट हाँ कुड बी लेस्बियनिज्म। जी जी ये भी है जो इस्मत चगताई की उसमें जो आती है लिहाफ में, जी वो कनिहारिन में वो कैपेसिटी बनती है जी जी कि वो औरत औरत के ही ज्यादा वो पहना रही है चूड़ियां। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल। उसमें पर मैंने भटियारिन को मैंने इसलिए मुझे दो चार चीजें याद आई। एक डॉक्टर पुष्पेश पंत हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर रहे हैं। जानता हूँ, पाक शास्त्र के भी बड़े ज्ञानी हैं। जी 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 जी, जो जी। पुष्पे और शिवानी के भतीजे हैं, जानता हूँ जी। मृणाल जी के कजिन हैं, मृणाल हाँ पांडे। हाँ 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 हाँ। तो पुष्पेश जी ने एक बार खान पान पर करा था, ग्रेट जीटी रोड पर था, बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान। और सबसे बड़ा उनका जो ये जो ढाबे होते हैं, जी इसके बारे में इन्होंने काफी दिलचस्प तरीके से एग्जीबिशन करी थी। मतलब उसको प्रस्तुत किया। हाँ, तो मुझे एकदम से जब मेरे दिमाग तो में बल्कि मैं आपको एक हस्तक्षेप करते हुए कहूँ कि पहले तो आज दो चीजें मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। एक तो आपको थोड़ा इसके सैद्धांतिक पक्ष पर थोड़ी सी बातचीत मैं करूँगा। दूसरी, आपका जो मकसद है जिस पर अभी पुष्पेश जी वाली बातचीत की आपने, आप नगर शोभा वर्णन को कंसंट्रेट करें, ठीक है। उसमें चूंकि इतने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण है और उसका टेक्स्ट भी हमारे पास है, उस पर कमेंट्री भी हमारे पास है, उस पर बहुत सारा काम जो हुआ है, तो लगभग हम टेक्स्ट आपको देंगे उसका। तो आप उसका एक अध्ययन करें अपनी तरह से। अध्ययन करते समय जो जो चीजें आपको समझ में आए उसकी फुटनोट लें आप, कि इस पे ये चीजें हो सकती हैं। तो आप क्या करें कि जैसे रीतिकाल का जो नायिका वाला परिदृश्य है बहुत फैला हुआ है, बहुत विस्तार है। तो अब हमारे साथ ये है कि कंक्रीट करके जैसे आप जिस चीज पे फोकस कर रही हैं, तो बड़ा दिलचस्प है, बहुत बड़ा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके मेरे सामने दो किताबें, ये आपको एक किताब मैं दिखा रहा हूँ। इस किताब का नाम स्त्री मुक्त की सामाजिकी, ठीक है। ये मध्यकाल और नवजागरण नाम की किताब है, इसकी लेखिका है अनामिका। ये इसमें बहुत दिलचस्प तरीके से पूरा एक चैप्टर दिया है नगर शोभा वर्णन और स्त्री मुक्ति के बारे में, ठीक है। तो ये मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। एक तो ये है, ये मेरी प्रॉब्लम क्या है, देखिए, मुझे कुछ कविताओं की लाइनें चाहिए और मैं किस तरीके से नहीं, मैं आपको बताऊं तो फिर इसके बाद फिल्टर। तो जैसे इसमें क्या है, एक तो टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट के बाद आपको मैं नगर शोभा वर्णन की जितनी कविताएं हैं वो भेज दूंगा। तो उसमें मुझे जहां तक लगा कि मैंने समझ लिया कि जैसे आपको भटियारिन का चरित्र एकदम बेहतर लगा कि वो बोलता हुआ चरित्र है, ठीक है ना। उसके कैरेक्टर को हम नाट्य रस में ढाल सकते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि होता ये है कि हर चरित्र को नहीं ढाला जा सकता, ठीक है। तो उसमें से चॉइस हम करेंगे, हम क्या है उसमें आपकी हम मदद करेंगे। तो हम जैसे अगर कोई वर्णन है भटियारिन का जी, जिसके आधार पे वो कैसे दिखती है। अब मैं आपको छोटी सी बात, अफसल क्या नाम है वो पंजाबी पोएट है, उन्होंने सोनी महवाल का करा जी। अब वो पहली बार जब महवाल मिलते हैं सोनी से जी, तो वो पूरा अलग अलग जो उपज होती है कि आंखें उनकी मछली की तरह, आंखें उनकी कमल की तरह, आंखें उनकी पत्तों की तरह, आंखें इस तरीके। तो उससे मतलब एक श्लोक, एक दोहा, मान लीजिए कुछ पंक्तियां आपने पढ़ दी और उसके बाद आपने खोलना शुरू करा कि क्योंकि आंखें मिल रही जी, आंखें मिल रही। अब भटियारिन का भी, अब वो कैसी है भटियारिन, कितनी बड़ी है, और
वो भटियारिन वो कैसी है, वो एक जो नायक है या एक के बाद एक नायक है, तो या तो मैं वेरिएशन करूं नायक के ऊपर जी। वो आए, उनने कैसे रिझाया, उनने रोटी परसते हुए कैसे रिझाया, और रोटी परस कर किस तरीके से उनको विदाई दे दी और कहा कि भैया खाओ पियो खिसको। हाँ। और दूसरी जो है वो कुछ वो बैठे हुए, उनकी लाट भी टपक रही है, खाना भी खा लिया और जा भी नहीं रहे हैं। तो मतलब वो कुछ लाइनें उसको बढ़ाते हुए, क्योंकि कहानी हमको आगे करती है कि इस हरकतों से वो अलग अलग तरीके से अलग अलग नायकों के साथ ये आप को जैसे उसके माध्यम से प्रस्तुत करना है, तो उसमें क्या है कि एक नायिका से दूसरी नायिका में आपको आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ना है, या तो एक ही नायिका अलग अलग नायक के साथ वो किस तरीके से वो कर रही है। हाँ, मतलब बेहतर ये है कि नायक एक हो, ठीक है। अच्छा। नायिकाओं भटियारे ने 3-4। हाँ, नायिकाएं भटियारिन के अलावा भटियारिन के इर्द गिर्द जो नायिकाओं का चरित्र है, देखिए उसमें क्या है ना कि एक ही चरित्र के कई सारे डायमेंशंस उन्होंने प्रस्तुत किया है नगर शोभा वर्णन। तो आपको 2-3 चरित्र लेने हैं, ठीक है। अब उन चरित्रों के मार्फत जो मैं बात कहना चाह रहा था वो आपका स्पष्ट है, उस पर आप बहुत अच्छा करेंगे। जैसे आज मैं आपको एक चीज, मैं 5 मिनट लगेगा, मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूँ और आपको थोड़ा विश्लेषित करना चाहता हूँ। जैसे होता ये है कि कमेंट्री जिसे आप कहते हैं, उस कमेंट्री के साथ जब आप बातचीत करती हैं तो उसका एक शास्त्रीय पक्ष होना चाहिए बौद्धिक समुदाय में जब आप प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे एक तो ये कि हमारे हिंदी और संस्कृत में तमाम सारे जो बड़े विद्वान हैं, उसमें एक नाम है राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का। राधा वल्लभ त्रिपाठी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, संस्कृत के हैं, लेकिन जिसे आप कह सकते हैं कि संस्कृत की जो ज्ञान परंपरा है उसके बहुत उद्भट व्यक्ति, और उतने ही प्रोग्रेसिव हैं और बहुत सरल तरीके से चीजों को प्रस्तुत करते हैं। अब उनका एक कमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि जब हम नायिकाओं की बात करते हैं आज के समय स्त्री चेतना से जोड़कर, हमारे यहाँ एक पूरा का पूरी जो परंपरा है, जो वात्सायन के कामसूत्र की परंपरा है, ठीक है ना, उस पर उनकी टिप्पणी बड़ी दिलचस्प है कि हमारे यहाँ प्राचीन समय से लेकर बाद तक, मध्यकालीन समय तक जो विकास की पूरी परंपरा रही है, उस परंपरा में जैसे उन्होंने बताया कि वात्सायन को ठीक से पढ़ा नहीं गया हमारे भारतीय चेतना। वात्सायन का काम से आशय सर्वांगीण रूप से जीवन को खूबसूरत और सुंदर बनाने के, इस एस्पेक्ट से पढ़ना एक पॉइंट। मैं पॉइंट 4-5 बता रहा हूँ आपसे। दूसरा उन्होंने बताया कि जो धर्म और कानून की मर्यादाएं थी तमाम तरह, उन मर्यादाओं के साथ अर्थ और प्रबंधन के जो भौतिक व्यापार उसके साथ जोड़कर काम को उसके पूरक के रूप में देखा जाए। काम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि स्वतंत्र रूप से रस और केलियां करना नहीं, मगर जो वात्सायन का जो काम सूत्र, उसका पहला ही सूत्र जो है वो पूरी चीज बता देता है कि जो इंसान का जो लक्ष्य है जीवन में, यानी काम, यानी कि सारी इंद्रियों को खुश रखना। जी जी जी। तो मैं इसमें 5 पॉइंट है, मैं वो आपको पढ़ूं जिससे आपको स्पष्ट होगी चीजें। तीसरा जो है वो है वात्सायन बार बार चेतावनी देते हैं कि काम को धर्म और अर्थ के मार्ग में विघ्न नहीं बनने देना चाहिए। बार बार धर्म और अर्थ के संदर्भ में जब बातचीत होती है तो उसके संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है और उसको रोड़े की तरह प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, काम इसमें कोई रोड़ा नहीं अटकाता। हमारे दिमाग में जो चेतना है उसके साथ उसको डिस्टर्ब करते हुए व्याख्या करते हैं। एक तो ये बात इसमें साफ साफ नजर आती है। दूसरी चीज, एक चीज उन्होंने ये लिखा है कि जो बात विवाहित पुरुष पर लागू होती है वह विवाहित स्त्री पर भी लागू होती है, जिसे उन्मुक्त चेतना कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, पूरा 80 के बाद का जो डिस्कोर्स है वोमेंस का, वो इसी पर टिका है, ठीक है। देह मुक्ति जिसे कहते हैं, तो देह मुक्ति के कई रचनात्मक आशय हैं। देखिए उसके निगेटिव आशय भी बनते हैं, लेकिन एक देह मुक्ति, जैसे आपने कृष्णा सोबती को पढ़ा होगा, कृष्णा सोबती का मित्रों मरजानी कहानी आपने पढ़ी होगी।
वो हिंदी की सबसे बोल्ड कहानी है, जिसमें मित्रों बात करती है अपने पति के साथ, अपने देवर के साथ और तमाम अपने पति के संबंधों को लेकर जिस तरह से बातचीत करती है कि क्यों नहीं बात कर सकती, और ये भी कहती है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो इन सारी चीजों के बारे में, तुम्हें भी बात करनी चाहिए। तो उससे एक जो समाजशास्त्र बनता है परिवार का, उन्मुखता का, स्त्री का, वो बड़ा खूबसूरत है उसमें। बहरहाल वात्सायन न होते, इसमें जो कमेंट है, तो कालिदास शिव और पार्वती के सौंदर्य का ऐसा चित्रण न कर पाते। एक सूत्र बना के जो देते, आपने देखा होगा कि शिव और वात्स्यायन का तो पीरियड गुप्त पीरियड नहीं, हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ गुप्ता पीरियड वो कालिदास का जो समय है। कालिदास आप जानते हैं गुप्ता पीरियड के दौर के कब, वात्स्यायन भी उसी समय के थे। हाँ, तो वो ये बताया इन्होंने कि वात्स्यायन का जो वात्स्यायन का जो कामसूत्र है, उसका जो परिप्रेक्ष्य वात्स्यायन रचते हैं, उसका साहित्यिक रूपांतरण कालिदास अपनी रचनाओं में करते हैं। अच्छा। और कालिदास करके, हाँ, इसलिए कर पाते हैं कालिदास कि उनके पहले एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया उसको, और वो प्लेटफॉर्म बनाया कि इस तरह से, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कुमार संभवम नाम की जो रचना है कालिदास की, उसमें अगर नैतिकता के मारे जो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं वो उसको जब पढ़ते हैं तो उनको नाग भाव सिकोड़ते हैं। लेकिन आप देखें कि संस्कृत साहित्य में जितना चित्रण उन्मुख तरीके से किया गया है, सौंदर्य का जितना डायमेंशन वहां आता है, उस हिंदी साहित्य में बहुत बाद में आता है, शायद कम ही आता है। कि कई लोगों ने तो कहा कि कमतर तरीके से आता है, जिस तरह से वहां पे है। और फिर इसके साथ साथ ये बताया कि गुप्ता काल के बाद से लेकर मुगल काल तक वो किस तरह से सिर्फ और सिर्फ घरौंदों में, जो जिसे सामंती चेतना नहीं कहते, सामंतवाद जिस तरह से हावी होता गया, तो ये जो उन्मुक्त व्यापार था वो कैसे घरों में और दरबारों में कैद हो गया। लेकिन इसी के पैरेलल जब आप बातचीत करें तो कैसे नगर शोभा वर्णन जैसी जो रचना है, जो समानांतर शास्त्रीय पक्ष में वो कमजोर दिखाई पड़ रही है वो चीजें, लेकिन नगर शोभा वर्णन में जो लोक नायिकाएं हैं, वहां आपको इसका विस्तार, मैं जो कहना चाह रहा था उसका विस्तार आपको दिखाई देगा। वो एक तरफ लोक की नायिका, उन्हें नहीं पता है कि वात्स्यायन के कामसूत्र में क्या लिखा है, वो उनको जानकारी उसकी नहीं है, लेकिन उनके हाव भाव से जो धर्म को लेकर, अर्थ को लेकर, काम को लेकर, जीवन व्यापार को लेकर जो नायिकाएं चित्रण करती हैं, अपने हाव भाव से जिस तरह से जीवन के बारे में, जीवन सौंदर्य के बारे में उससे रस खींचती हैं पूरा वो, और संवाद करते हुए बड़े गौरव, गर्व और कॉन्फिडेंस के साथ उससे पेश आती हैं, तो उसका जो चित्रण आता है, तो ये एक सैद्धांतिक पक्ष भी इसका एक बनता है कि हम जब कोरिलेट करते हैं तो एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आप देखें कि नायिकाओं के कई सारे भेद हैं। आप पढ़ें तो एक पुस्तक है रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय में से काफी रिसर्च किया था उन्होंने कई तरह की, जैसे जातियों के आधार पर नायिकाओं का विभाजन किया, जैसे पद्मिनी और शंखनी नायिकाएं, कर्म के आधार पर स्वकीय, परकीय, सामान्य जैसे नायिका। अब इसका ये स्वकीय परकीय ये क्या, जो कर्म के अनुसार, अब कर्म के अनुसार स्वकीय परकीय। स्वकीय का मतलब देखिए क्या हुआ कि जो पत्नी प्रेम जिसे कहते हैं, जिसके साथ, और परकीय है जो का विवाहित है मगर किसी और के बारे में, किसी और के बारे में। और सामान्य का मतलब वो कोई भी हो सकता है, मतलब वो विवाहित से अलग भी सामान्य रूप से उस खांचे में डाला जा सकता है। तो वो कर्म, वो आप ये जो विभाजन है स्वकीय, परकीय, सामान्य, ये किसके, ये कर्म के आधार पर कर पे है। अब इसको आपने पिछली क्लास में कहा भी था, इसलिए मैं थोड़ा विभाजित करके स्पष्ट कर दे रहा हूँ। हाँ, तो इसका मतलब ये सामाजिक स्टेटस के रूप में है ना, सामाजिक। जी, दूसरा पति का प्रेम। अब पति का प्रेम, जब पति के पास कई स्त्रियां हैं, तो उन स्त्रियों से में भी एक नायिकाओं का विभाजन, उसमें ज्येष्ठा है, कनिष्ठा है, वो होता नहीं कि वो बड़ी रानी, छोटी रानी, तो बड़ी वाली ज्येष्ठा हो गई, छोटी वाली वो कनिष्ठा हो गई, उसके बाद क्रम बन जाता है। तो इस पे मैं ये बात करूंगी कि, तो मैं इसको पूरा कर लूं तब आप थोड़ा इस पे प्रश्न करें। फिर वय का मतलब होता है आयु, तो वय के आधार पर प्रौढ़ा, मुग्धा, हाँ, मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा, ये है स्पष्ट है। फिर मान के आधार पर माननीय जो नायिकाएं,
ठीक है, तो मान के आधार पर धीरा अधीरा धीरा धीरा, माने धीरा अधीरा, मतलब धीरा मतलब जो गंभीर व्यक्तित्व वाली है, जो कम बोलती है। अधीरा मतलब जैसे अब आप सूरदास के यहाँ चले, सूरदास के यहाँ गोपियां पट 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 बोलती हैं, अधीर हैं वो, हर बात पे जवाब बोलने, मतलब वो हर बात का उद्धव का ऐसा जवाब देती हैं कि उद्धव उसके मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन राधा है, राधा बोलती ही नहीं। राधा मतलब वो बड़ी सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली बोलती है। तो राधा के यहाँ आता है ना कि राधा ही मतलब प्रेम का ऐसा गाढ़ा रूप है कि हरि श्रम जल अंतर तन भीजे ता लालच न धुआवत सारी। माने हरि के साथ जो नृत्य करते हुए जो समागम के समय में जो उनके स्वेद रस जो शरीर से उत्पन्न हुआ, उसकी महक उनके साड़ी में है, इसलिए वह उसको अभी तक उन्होंने धुलाया नहीं है और गंभीरता के साथ उसको, ऐसा छोटे छोटे चित्रण आते हैं उसमें। तो राधा उसमें कम से, लेकिन आप ये वाला जो दोहा है ये क्या आप नोट कर दीजिए, ये मुझे दीजिए, क्योंकि बहुत बार होता है हमारे कथक में, अगर मैं 1 मिनट आपका लूं, एक तो होता है जो मैंने कहा शब्द खोजना, जी जी, और एक होता है कि कुछ लाइनें हैं, फिर उसके अनुसार आप शायद एक ठुमरी बनवा दें या दादरा बनवा दें जी, उससे इंस्पायर होके, जिससे कि उसी उसमें आप भटियारिन का जैसे मैंने कहा या कनिहारिन का दिया, तो उसी को एक कहानी, पहले रूपक एक कहानी बनाएं और फिर किसी से कहें कि इस कहानी पर एक गाना लिख दो 8 लाइन। अच्छी बात है ना, क्योंकि हमको हमारे पास ये इमेजेस आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि भैया आप हमारे लिए एक ठुमरी लिख दीजिए भटियारिन पे, हाँ, जिसमें ये सिचुएशन है कि वो उनको अट्रैक्ट भी कर रही हैं, उनको फिर खाना भी परसती हैं, और फिर किस तरीके से वो उनको उनसे विदाई लेती है, अपना पल्ला छुटाती है। हाँ, और वो जो हैं वो जा भी रहे हैं और पीछे देखते जा रहे हैं। हाँ, और तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर हम ये जो देव की, ये जो रहीम की जो लाइनें हैं भटियारिन की, इससे शुरू करके और एक ठुमरी बनवा सकते हैं। बिल्कुल बनवा सकती हैं। दूसरे ये कि जैसे आप थोड़ा बैक में जाएं, सूरदास को लेकर बहुत काम हुआ है। सूरदास की राधा का जो संदर्भ आता है, रुक्मिणी का जो संदर्भ आता है, जैसे आपने अभी कहा ना कि 1-2 पंक्ति आपने जो बोली तो आपको अच्छी लगी, इसी तरह। हाँ, मैं वही दोहा में इसलिए कह रही हूँ कि हमारे पास दूसरी विधि जो है तकनीक अभिनय की कथक पे, वो है दोहे की। ठीक है। तो जब दोहा है वो गाया नहीं जाता है जी, वो ले भी नहीं होती है, एक तरीके से वो बोला जाता है जी। पर कुछ लोगों ने कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए कि कभी कभी वो जिस गति से बोलते हैं जी, तो वो गति बदल देते हैं। अब एक दोहा है, उसके मुझे शब्द नहीं याद है, पर वो कॉन्टेक्स्ट है कि एक राजा के दरबार में कई कवियों ने एक सिचुएशन, राजा ने एक सिचुएशन दी कि एक लड़की है, यौवना है, उसकी पहली रात है, और जब वो नजदीकी बढ़ती है तो मतलब वो हाथ क्यों जल गया। जी। तो एक कवि ने जो लिखा है कि वो जब वो चाहती भी थी और वो आदमी भी जाता था, मगर जब तक वो पूरे करते करते उसने दिए पे अपना हाथ जला दिया, इस कारण उसका हाथ जला। हाँ, तो मतलब दिया हूँ जरी ऐसे करके आता है, वो दोहे में आता है। ये जो चित्रण है, इन सारे संदर्भों का एक और टेक्स्ट आपको बताएं। देखिए, तो ये वाला दोहा भैया लिख लीजिए। हाँ, मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट कर दूं कि क्या है कि जिसे काव्य रूप कहते हैं। काव्य रूप का मतलब होता है टेक्स्ट के स्वरूप जितने हैं। जैसे मध्यकाल में, भक्ति काल और रीति काल में 3-4 तरह के छंद लिखे गए। एक है दोहा। दोहा जो आप बोलती हैं, तो
दोहा का मतलब हुआ जो बिहारी। हाँ, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जात की छाई परे श्याम है। ये दोहा है। दोहा रहीम ने लिखा है। नगर शोभा वर्णन में जैसे दोहे आते हैं, कुछ जगह बरवै लिखा है उन्होंने। ठीक ठीक है। तीसरे जो सूरदास के यहाँ है पद है। तो पद है, पद की दो दो पंक्तियां अलग होती है। पद क्या है, जैसे आपको मैंने एक भेजा है उसका पद्माकर का। पद्माकर का वो सवैया है, वो पद है सवैया। तो सवैया ये केशव दास का भी आता है जो अष्टनायिका आता है ना। इसमें क्या है कि छांदसिक रूप स्पष्ट है सबके। ठीक है। तो जैसे आपने एक चीज पकड़ी कि दोहे को बोला जाता है जिस तरह से, लेकिन पद का जो मसला है उसकी तान अलग होती है। जैसे भाग पे हमने लिखा है, भेजा है ना आपको पद्माकर। तो वो जरा सा आज मुझे समझाइए। जैसे मैं आपने भेजा ये वाला है, भाग के भी मैं उसको सुना के जैसे आपको बताता हूँ। हाँ, भाग के भीड़ अभिरव। जैसे मैं उसको थोड़ा मैं गा दूं क्या थोड़ा सा? जी आप गाइए प्लीज। फागु की भीर भीरिन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। अभाई करी मन की पद्मा कर, ऊपर नाई अबीर की झोरी। छीन की पीतंबर कमर ते सुविदा दई, दृढ़ कपोलन रोरी। अनैन नचाय कहीं मुस्काय, लला फिर आइयो खेलन होरी। वाह 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 जी। तो ये जो आपने गाया ना जी, तो हम लोग आर्य समाजी हैं, तो हे प्रभु तुम बनाते सृष्टि को, तो जैसे ही आएगा तो मुझे वो आया, क्योंकि संस्कृत में मैंने कहा भाई ये कहाँ से आ गया ये वाली ट्यून। तो मतलब वो ये लय है, लेकिन हाँ, ऐसे ही गाया जाता है। ठीक है हाँ, ना? मगर इसको आप जरा सा मुझे समझाइएगा। मैं एक चीज, तो दोहे का क्या है ना, दोहा छोटा दो पंक्ति का होता है। अब ये सवैया है, ये चार पंक्ति का पंक्ति। तो चौपाई और सवैया में क्या फर्क है? जैसे चौपाई भी देखिए चार अर्धाली होती है उसकी, ठीक है ना। दोहे में भी चार अर्धाली होती है, लेकिन कुंडलिया सवैया ये सारे जो पद होते हैं इनमें 4 से 6 7 अर्धालियां होती है। बहुत विस्तार होता है इसका। तो इसकी मात्राएं होती हैं, उसके मात्राओं पे जाएंगे तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। मैं उसको कभी क्लास में आपको स्पष्ट और समझा दूंगा। सिर्फ अभी सरल तरीके से बताऊं तो दो पंक्ति की जो चीज होती है, जैसे चौपाई है। चौपाई छंद जो है वो रीतकाल के कवियों ने नहीं लिखा है, उसमें दोहे में लिखा है उन्होंने। दोहे में और बरवै नाम का एक छंद है, बरवै छंद लिखा है रहीम। ठीक है ना। तो अब इसमें लय वाला जो मसला है वो दोहा में कबीर भी लिखते हैं, आपको ध्यान होगा। दोहा में रहीम भी लिखते हैं, दोहा में बिहारी भी लिखते हैं। लेकिन जैसे अभी आपको मैंने सुनाया रीतकाल का पद है, लेकिन थोड़ा भक्तिमय में मैंने सुनाया आपको, है ना। हाँ, तो छांदसिक संरचना उसकी बदल गई। अब चूंकि हमने जो सुना हमने उसी तरह से प्रेषित किया उसको, उसके लय और बदल सकते हैं। ठीक है। अब एक खास बात ये मैं जो बताना चाह रहा था कि आप इन सारी चीजों को जैसे आप देखें, जैसे मतलब दशा के काल के अनुसार जैसे नायिकाओं का चित्रण आता है। प्रोषित पतिका, कलहांतरिता, खंडिता, ये साइकोलॉजिकल सिचुएशन। हाँ, ये काल की अवस्था, जिसे हाल अवस्था। तो और फिर होता है प्रकृति या गुण, जिसे मेरी माँ की वो दवाइयाँ पढ़नी थी तो ठीक है। तो हम आपको जैसे इसमें प्रकृति या गुण के अनुसार है, उत्तमा, मध्यमा और अधमा। ठीक है ना। अच्छा, ये नेचर प्रकृति के अनुसार। तो सबसे पहले आपने कहा था जाति के आधार पर पहले मैंने अब इसको
दोहरा दे थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा कम से कम सरफेस में आए, उसके बाद फिर डिटेल्स बाद में बात कर लेंगे। कम से कम गूंजेगी चीजें तो क्लियर रहेगा, हाँ इसको ऐसे से रख सकते हैं। अब बात आती है जात के आधार पर, पद्मिनी शंखनी जैसे नायिका, उसका नाम हुआ जात के आधार पर, जो दात्स्यायन ने दिए जी। दूसरा कर्म के आधार पर स्वकीय, परकीय और सामान्य हो गया, ठीक है, क्लियर। तीसरा हो गया पति के प्रेम को लेकर ज्येष्ठा, कनिष्ठा, इस तरह से वो हो गया। वय माने आयु को लेकर मुग्धा, प्रौढ़ा और प्रौढ़ा। मान के आधार पर धीरा और धीरा दोनों के बीच। अच्छा, धीरा अधीरा होती है, जो धीर है उसमें धीरज है। हाँ, धीरा जो है वो पटपटाती हुई वो बोलती है चुलबुली। कुछ है जो थोड़ा गंभीर भी है अथवा बोलती भी, तो उनको धीरा धीरा बोलते हैं। धीरा धीरा के बीच का पक्ष होता है। फिर है दशा। दशा है जैसे मानवती और गर्विता, ये दशा दशा मानवती, माननीय, अब गर्विता, उसको गर्विता भी बोलते हैं। तो जो मना सकते हैं और जो मना सकते हैं, और गर्व जो मानने को तैयार नहीं, एकदम गौरव गर्व के साथ वो अड़ी है। तो एक ठुमरी न मानूंगी न मानूंगी। हाँ, तो ये अवस्था ज्यादातर आती है खंडिता के बाद। जी। मतलब ये ओवरलैपिंग भी है। हाँ, बिल्कुल। न मानूंगी न मानूंगी। हाँ, और काल या अवस्था के अनुसार है प्रोषित पत्रिका, खंडिता, अभिसारिका, ठीक है। ये काल, ये तो अष्टनायिका काल के अनुसार नहीं आएंगी, ये अष्टनायिकाएं काल के अनुसार आएंगी, इसमें आएंगी। हाँ, बिल्कुल आएंगी। और फिर अंतिम जो है मुख्य रूप से प्रकृति या गुण जिसे कहते हैं। प्रकृति या गुण में जिसे कहा जाता है उसमें उत्तमा, मध्यमा, अधमा, इस तरह गुण। वो और शंखनी और हस्तनी जो वात्स्यायन ने दिए हैं, हस्तनी, शंखनी, पद्मिनी, चित्रणी। हाँ। ये वात्स्यायन के उसमें कामसूत्र में दिए हैं, सूत्र में दिए हैं। लेकिन अब यहाँ एक इसका डिपार्चर बनाते हैं। डिपार्चर ये बनाते हैं कि नायिकाओं के इन भेदों के बीच में हमारे मध्यकाल के कवि रहीम कैसे लोक नायिकाओं का चित्रण करते हैं। अब ये जो लोक नायिकाएं हैं, इन लोक नायिकाओं में इनके भी दिग्दर्शन आप देख सकते हैं। मतलब ये जो कैटेगरीज हैं, ये इसके दर्शन, मध्यमा, इसके भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें बंधी बंधाई वो शास्त्रीय नायिकाएं नहीं। एक ही नायिका में कैसे तमाम सारे दर्शन आप एक साथ कर सकते हैं, उसके रूप की आवाजाही की प्रक्रियाएं भी चलती हैं। इसीलिए लोक पर जब बातचीत आप करते हैं, ध्यान रखिएगा, लोक के डायमेंशन शास्त्र से ज्यादा बड़े होते हैं। लोक में बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं और शास्त्र भी लोक से ही निकलता है। ये एक खास हमारा पक्ष आप जानती हैं कि लोक का पक्ष शास्त्र से ज्यादा वृहद होता है, ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब बातचीत करते हैं तो कहते हैं शास्त्र और लोक का जो द्वंद्व है, इससे साहित्य निर्मित होता है। लेकिन लोक के बारे में जब आप बातचीत करेंगे तो शास्त्र से ज्यादा वृहद होता है। ये वाला जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लोक और शास्त्र का, ये द्वंद्व, ये कौन से इनने निबंध में लिखा है? ये तो कईयों में है, ये आपको मैं भेज दूंगा। आप मुझे दोहा भेजेंगे, और ये भेजेंगे क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि अभी मैं हिस्टोरियन के रूप में मैं अपनी जो थीसिस है कथक की हिस्ट्री, मैंने तर्क ये रखा है कि जो लोग बहुत सारी परंपराएं हैं, ये धीरे धीरे न छोटी छोटी नदियों की तरह ये मिलती हैं, कुछ अंश आते हैं, और धीरे धीरे वो फॉर्मल ट्रेडिशन, क्योंकि हमारा जो शास्त्र, जो हम शास्त्र के चीजें कहते हैं क्लासिकल, ये तो बड़ा यूरोपियन वो है, बिल्कुल, है ना। हमारे यहाँ फॉर्मल और इनफॉर्मल है। तो जो इनफॉर्मल है, जो परंपराएं, उसका पैमाना बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा। और जो इनफॉर्मल परंपराएं हैं, जो इनफॉर्मल का शब्द हिंदी में क्या कहेंगे? इनफॉर्मल का मतलब हुआ अनौपचारिक। जो परंपराएं, फॉर्मल मतलब औपचारिक। जैसे आपसे मैं कृत्रिम भाषा में, टिपिकल भाषा में बात करूं तो औपचारिक बात हो गई। और जब मैं आपसे उन सारे बंधनों को तोड़कर
हम आपको बातचीत करने के लिए किसी भी तरह से उदाहरण दे सकते हैं कहीं भी। अब यही देखिए ना, जो आप मुझे क्लास दे रहे वो अनौपचारिक औपचारिक नहीं है, इसमें संवादी क्लास है कि आप जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं उसका। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा अनौपचारिक उसमें आता है। हर एक गुरु का अपना एक स्टाइल होता है, एक अपनी परंपरा होती है, और वो किसी एक रूप में नहीं बनता है ना, एक रूप में नहीं बनता है। तो जब मैं कथक का इतिहास का मैं तर्क रख रही हूँ, मैं क्यों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा तर्क है कि जो ये इतिहास कथक का है, ये ज्यादातर ये कहते हैं कथा कहे सो कथक हो। अरे भैया, तो इसका ये मतलब है जो सारी जो प्रदर्शन कलाएं हैं सभी तो कथा कहती हैं जी, तो मतलब सभी कथक थोड़ी नहीं है। नहीं। तो अगर कोई शैली कथक कहलाई, वो एक तो अव्वल बात ही क्यों कहलाई और शैलियां क्यों नहीं कहलाई, और अगर वो कहलाई तो कब से वो जुड़ा है कथक का शब्द उसके साथ। और तीसरा है जब उसका औपचारिक एक फॉर्मेट आ जाता है 20वीं सदी में, जो मैं शास्त्र नहीं कहूँगी, क्योंकि शास्त्र जो कपिला वात्स्यायन जी हमेशा कहती थी, शास्त्र वो चीज होती है बेटा जिसमें कोई ज्ञान की कुछ बेसिक गाइडलाइंस चलती है, उसके टूल्स होते हैं। हाँ, और वो गाइडलाइंस जो होती है वो एक नॉलेज सीकर को बताती है किस तरीके से उस नॉलेज के अंदर ज्ञान के शैली में घुसना है, क्या उनकी अलग अलग गाइडलाइंस हैं, क्या कुछ रूल्स हैं, और उसके अनुसार ये भी उसमें जगह बनती है कि आप अपनी उपज कैसे उन सीमाओं के अंदर करें, और उसी में आपकी ब्रिलियंस दिखाई देती है जी। जो स्पेस होते हैं छोटे छोटे, सही बात नहीं, बहुत बड़े स्पेस होते हैं। अब जैसे राग का आपने दिया, हाँ, संगीत का, तो वो मान लीजिए राग भोपाली है, सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। अब वो 5 है, हाँ, पकड़ होती है कि आप सा धा पे नहीं जा सकते, मान लो आप इस तरीके से जा सकते हैं, रास्ता आपको ऐसे जाना है, ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है। उसी में फिर गवैये जो हैं अपनी उपज करते, तान भी उसी तरीके से करते हैं, बंदिश भी बनाते, मगर वो डिजाइन उनके सामने बरकरार रहता है, जिससे कि पूरे समय आप ये मान के चलिए कि आप भोपाल ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें वो बीच बीच में स्पेस जो लेते हैं वही उनकी मौलिकता है, उसी को वही मौलिकता है। और उस मौलिकता के चलते, जिसे हम लोग संगीत जब सुनते हैं, इतना तो नहीं जानकारी है, लेकिन आप देखिए कि जब छोटे छोटे बच्चे गाते हैं या नए नए गायक गाते हैं, तो एक ही वो गाना गाया जा चुका होता है, लेकिन बीच में वो स्पेस लेता है, और जब स्पेस लेता है नया अपना डाल देता है, नया डालता है, तो सुनने वाले जो सिद्धहस्त लोग बैठे रहते हैं, उनका सर अगर आप देखिए तो क्या झूमते हैं उस पे, अरे ऐसे करके क्या बात। तो वो उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं, है ना, क्रिएटिविटी जो उपज अंग है। अब मैं ये कह रही थी, जो मैं शुरू से कह रही थी कि कथक में भी हम लोगों की बहुत सारी परंपराएं जुड़ी हैं, और मेरा तर्क ये है क्योंकि ये उत्तर भारतीय शैली है, जो संस्कृत की जो पैन इंडियन जो नाट्य शास्त्र में जो शैली दी गई है, जो अभिनय दर्पण और संगीत रत्नाकर में या संगीत मार्तंड में दी हुई है, और या राणा कुंभान में उनने नृत्य रत्नकोश में दी हुई है। इस संस्कृत की जो शैली जो पैन इंडियन में है, इसका देसी वर्जन आता है, यानी रीजनल वर्जन जब आता है उत्तर भारत में, उसी शैली को बनते बनते औपचारिक जो रूप आता है, वो कथक के रूप में आज हम उसको पहचानते हैं। हाँ, पर उसमें शैली में बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी नदियों ने अपनी एक खुशबू दी है। इसमें मान लीजिए रास लीला है, कथावाचन है, जो अयोध्या में किया जाता है, या रास लीला है, और भी बड़ी बहुत बतेरी, और विदेश से जो परंपराएं, क्योंकि यहाँ पर फारसी
का बड़ा भारी एक वो रहा है। बहुत 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 तमाम सारी चीजें मिलती हैं एक दूसरे से, तो उसके वर्जन बदल। तो मैं ये आपसे एक मैं समझ गया, बहुत ये एकदम बहुत अच्छी बात आपने बताई, मुझे भी सीखने को मिला इससे बहुत सारी नई चीजें। एक खास बात मुझे लग रहा है कि हम लोग इस पे आगे बढ़ सकते हैं, वो ये कि अब मैं एक होमवर्क अपने लिए लेता हूँ, दूसरा आपको देता हूँ। अपने लिए होमवर्क ये लेता हूँ कि हम लोग अब फोकस करते हैं कि ये तो आपको थोड़ा थोड़ा मैंने अंतर से बताया कि किस तरह से, जैसे अभी आपको आज 3 कविताएं दी मैंने। एक मैंने नगर शोभा वर्णन की नायिका की थी, एक मैंने देव की नायिका की थी, एक मैंने दी पद्माकर। जो नगर शोभा वर्णन की नायिका है वो नायिका लोक की नायिका है, लेकिन देव भी लगभग उसके निकट आते हैं। नगर रहीम की नायिका के निकट देव सबसे ज्यादा है, क्योंकि देव ने वो सब्जी बेचने वाली थी जी। तो देव चूंकि कई सारे राजाओं के दरबार में रहे, तो देव का लोक पक्ष, बहुत लोक चेतना उनकी बड़ी तीक्ष्ण है, बहुत गहरी है। लेकिन पद्माकर के साथ भी है, तो पद्माकर का भी ये जो पक्ष है कि पद्माकर की जो नायिका है वो जब भाग खेल रही है तो उसका जो चित्रण है वो देखें बड़ा उन्मुक्त है, वो भी बड़ा खूबसूरत है। तो आप मुझे समझाइए। हाँ, जैसे जैसे आप देखिए 3 इसमें एक खास बात, जैसे भटियारी का आपने लिया, ठीक है, अब 3 हम छोटा छोटा समझा देते हैं आपको। भटियारी का लिया कि भटियारी अरु लक्ष्मी दो एकै घात, आवत बहु आदर करे जात न पूछे बात। इस पे हमारी बातचीत हो चुकी है पिछली क्लास में। एक बार आप दोहरा दीजिए कि वो भटियारी के बारे में क्या कह रहे हैं। भटियारी अरु लक्ष्मी दो एकै घात, आवत बहु आदर करे जात न पूछे बात। मतलब ये कि दोनों को जोड़ा है, लक्ष्मी और भटियारी, ठीक है ना, कि मतलब आवत बहु आदर करे, जब अपने पास वो बुलाती है तो बड़े आदर से बुलाती है, ठीक है, लेकिन जाते समय वो घास तक नहीं डालती, ठीक है। तो ये जो संदर्भ आता है बड़ा खूबसूरत है। तो ये लोक का बहुत रचा पगा संदर्भ है, लेकिन सुंदरता ये है रहीम की, इसको जोड़ा है उन्होंने। जैसे मैंने आपसे बताया था कि जितनी लोक नायिकाएं हैं सब देवी स्वरूपा हैं। प्रणाम करते हुए उनको आप हल्के में ना लें, तो उनके बारे में कहते हैं कि इनको हल्के में ना लीजिए। आपको ये सब रची पगी समझदार हैं और ये सब लक्ष्मी स्वरूपा हैं। आप देखते रह जाएंगे और ऐसा आपको धूल चटा देंगे कि पता नहीं चलेगा आपको, और आप बहुत बड़े समझदार बनते हैं, ठीक है। देख तो ये है। और दूसरा जो आपको मैंने भेजा, जैसे आप देखें कि ये दोहा है किसका, ये है देव का, क्योंकि देव राजनगर का चित्रण करते हैं। अब उसमें उन्होंने नगर चित्रण करते हुए राजनगर नागर दुविध बर्तन सुकवि संहार, एक हट बई की बहू दूजी गनिका नारी। अब ये राजनगर की नागरी दुविध है। राजनगर में मतलब दुविध माने दो, दुविधा भी है, दुविधा जिसे नहीं कहते, 2 प्रकार का, एक तो प्रकार में 2 है और दूसरी दुविधा है। दुविध माने अच्छा, कंफ्यूजन है। हाँ, देखने में कंफ्यूजन है कि ये रानी है कि गणिका है, लेकिन सजी धजी दोनों हैं, ठीक है। तो ये उसमें है कि वर्णत सुकवि संहार, जो सुकवि हैं उनके साथ समस्या है, कई बार लिखने में समझ नहीं पाते, वो गणिका और रानी दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये देव ने कहा है कि इसको जो समझता है वही जानता है, ये इसको समझता वो है जो अंदर से बाहर तक की खबर रखता है, ठीक है। राजनगर की नागरी पर वर्णत सुकवि संहार। सुकवि शब्द का प्रयोग ये किया है कि दीर्घकाल की कवियों के लिए सुकवि शब्द प्रयोग किया जाता है। सुकवि का मतलब जिनका कविता करना ध्येय है, जो कविता की बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे जो लाइनें हैं, राजनगर की नागरी पन अनेक बहुभांति। हाँ, अब उसमें राजनगर की नागरी पन अनेक बहुभांत, तिनमें मुख्य मनुष्य तिय वरण कही 10 जात। अब इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि राजनगर की नागरी कई भांति की हैं,
लेकिन उनमें भी जो मुख्य मनुष्य थी, माने उनमें भी जो सबसे मुख्य है, उनकी 10 जातियों का चित्रण कैसे हमने किया है, ये देव कहते हैं। तो लेकिन ये कमेंट्री है कि उसमें इसके अलावा भी बहुत सारी जातियों का चित्रण। तो मेन जो है वो पहली 2 लाइनें। हाँ, तो ये 2 लाइनें हैं। हम जो कहना चाह रहे हैं, अब उनके यहाँ जाएंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि रहीम के साथ देव की समानता ज्यादा है। वो तो सिर्फ आप लोग पढ़ने के लिए मैंने भेज दिया था पद्मा का। नहीं, मुझे ये मेरा दिमाग बहुत चल रहा है कि जो लक्ष्मी जी की हैं हथियारें, हाँ, कि वो जब आएंगी तो वो बिल्कुल ऐसे बुलाएंगी जैसे गणिका बुलाती हैं, जैसे परी लोक में परी या परियां बुलाते हैं, हाँ, जैसे रानी अपने महल में बुलाती हैं, हाँ, और भाई वो जब वो जाएंगी तो आपसे लक्ष्मी तो रखवा लेंगी, फिर आपको पहचानेंगी नहीं। तो मतलब ये पूरा किस्सा इन्हें बता दिया। देखिए, क्योंकि क्या है, मैं एक और चीज आपके सामने रख रही हूँ। मेरी माँ क्योंकि बाल साहित्यकार है, तो वो हमेशा जब कहानी लिखवाती थी लोगों को सिखाती थी, तो सबसे पहले जो रीडर्स होते हैं, यानी कि 0 to 5 years old, तो उनके लिए चित्र वाली किताब। जी। तो मैं 1 मिनट आपको मैं दिखाती हूँ। 1 मिनट आप ले आए तो मैं भी 1 मिनट में आ रहा हूँ। 1 मिनट। देखिए, ये 2 किताबें हैं। इसको अम्मा कहती है खिलखिल तोता या चुलबुला तोता, हाँ। और ये जो तोता, अब इसके चित्र देखिए, इसके चित्र कैसे बनाए हैं। एक पेज में 4 लाइनें हैं, हाँ। और ये तोता जो है, और ये देखिए, ये चित्र मैडम बिल्लो। अच्छा, ये मैडम बिल्लो ये अम्मा ने बनाई, ये हिंदी में लिखी, ये नई एजुकेशन पॉलिसी में सारे आंगनबाड़ियों में जा रहे हैं। अब ये नेशनल बुक ट्रस्ट की 21st एडिशन है। अरे वाह! और इतनी पॉपुलर है, इसकी बस एक जीनियस एक तरीके से इनने लिखी है। क्या कहानी है, मैडम बिल्लो एक आर्ट टीचर है, उनके 2 स्टूडेंट हैं चूहे, तो वो आर्ट में उनको तोता बनवा रही हैं। तो एक को देती हैं पीला रंग और एक को देती हैं हरा रंग, सॉरी नीला रंग। पीला रंग, ये देखिए पीला रंग ये बना रहे, और ये बना रहे हैं ये नीला तोता। फिर इनसे कह देती हैं तुम एक दूसरे के एक्सचेंज करो, हाँ, अब तुम किसी को नीले जो नीला बना रहा था वो पीला ले ले, पीला जो बना रहा था वो नीला ले ले, और अपने अपने तोतों को उसके ऊपर करो, तो दोनों तोते हरे हो जाए। क्या बात। हाँ, अब ये क्या मैसेज आ रही है, शेयरिंग की, साझा करने की, शेयरिंग की, और ये सब हो जाते हैं तो और वो देखो दोनों के तोते एक साथ वो हो जाते हैं, अरे हो जाते हैं। ठीक है। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट मैसेज, 20 लाइन की कहानी। आप दोहों की बात कर रहे हैं ना। कल किसी ने मुझसे पूछा फिर ये कहानी क्या, मैंने कहा मैजिक तो वो 2 लाइनों की कहानी है। क्या बात, सही बात। मतलब आपको कुछ लिखने की बात नहीं है, उन्होंने तो 2 लाइन में सारी कहानी कह दी। बहुत अच्छी बात, सही बात। आप क्या बात कर रहे हैं, जीनियस ऑफ वर्क। आपने 2 लाइनों में आपने वो कर दी। तो ये हो सकता है कि मैं केवल दोहे की तरह उसको करूं, या इसको विस्तार करके। नहीं, ये आपके साथ क्या है, देखिए कला से समृद्ध घराना आपका, ठीक है ना। आपकी मम्मी से आपको चित्रकला की आपके संस्कार में है। चित्रकला सिर्फ चित्र देखना भर नहीं होता, जहां तक मैं समझता हूँ। चित्र की गति को आत्मसात कैसे किया जाता है, इसका शऊर जिसे कहते हैं, संस्कार वो आपके पास है, ठीक है ना।
कई लोगों को सामान्य लग सकता है क्योंकि उनके पास चित्र का संस्कार ही नहीं है। जैसे आप दिखाएं इसको इस तरह से, बच्चे के अंदर वो संस्कार होता है, इसलिए बच्चा ज्यादा बेहतर रिसीव करता है। ये देखिए मनोविज्ञान कि बच्चे को जब इस चित्र को पढ़ाया जाता है तो बेहतर रिसीव करता है। और मालूम ये जो मैडम बिल्लो है, इस अम्मा ने पश्तो दरी में करवाई। मेरे फादर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी थे और जब रिटायर हो गए, डिफेंस सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और जब वो रिटायर हो गए तो दोनों जनों ने अपनी पेंशन वगैरह करके हर साल काबुल जाते थे वो 10,000 किताबें बांटने के लिए पश्तो। क्यों? क्योंकि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी युद्ध में खत्म हो गई अशिक्षित, और सबसे पहली जो शिक्षा करने वाली होती है वो माँ होती है। तो वो माँओं को देते थे कि बांटना सिखाओ, शेयर करना। और ये वाली किताब वो लोग हमेशा ले जाते थे कि जो माँ जो पढ़ नहीं पा रही है वो चित्रों के अनुसार वो चीज को कर सकती। बहुत अच्छा है, नहीं बहुत सुंदर है, ये तो माइलस्टोन है ये चीजें। तो मेरा ये कहना है कि एक तो मैंने स्पष्ट किया, आपको एक अंतिम बात हम लोग कर लें फिर इसको बंद करते हैं। नहीं, मगर मैं ये चाहूंगी, आपने देव का भी कर दिया कि वो घड़ी का बड़ी मजेदार आपने करे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये देवी देवताओं के बीच में हमारा ह्यूमर कहाँ खत्म हो जाता है। अब जैसे फाग वाला जो है उसको भी हाँ, पर वो फाग वाला जरूर उसमें क्या है कि वो होली, हाँ होली, फाग की भीर अभीरी में गई गोविंद लय गई भीतर गोरी, अभाई करी मन की पदमाकर ऊपर नाई अबीर की छोरी, अछीन पितम्बर कम्मर तेसु विदादय ब्रीड कपोलन रोरी, नयन नचाई कही मुस्काए ला फिराइयो खेलन गोरी। इसमें ये है कि बाल छवि है किसकी? कृष्ण की। कृष्ण अभी कैशोर और बाल से कैशोर अवस्था में थोड़ा गए हैं, ठीक है, वो छवि आती है इसमें जो कभी तो क्या इसमें हम मुग्धा नायिका को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि वो नायिकाएं मुग्धा नायिकाएं हैं, प्रौढ़ा भी इसमें शामिल है, ठीक है। प्रौढ़ा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो मैं जिस होली पे मैं ये जोड़ रही हूँ जी, तो उसको मैं पंक्ति दर पंक्ति बता रहा हूँ। उसमें हो ये रहा है कि वो होली का समय है और उनके साथी उनको उकसा रहे हैं कृष्ण को, तो कृष्ण जा रहे हैं सबको होली लगा के कुछ अबीर लगा के छेड़ के चले आ रहे हैं। फाग की भीड़ अभीरी ने फाग की भीड़ अभीरी ने में गई। फाग की भीड़ मतलब फाग की भीड़ लगी हुई है। अभीरिन मतलब आप अहीरों की बस्ती है। अहीरों की बस्ती माने वो गोकुल का यादव गोकुल, तो यादवों की बस्ती है और भीड़ लगी हुई है वहाँ होरी की। होरी का रंग जमा हुआ है। ये वो गही गोविंद ले। अब फिर उसके बाद की पंक्ति, हाँ फाग की भीड़ अभीरिन में गई गोविंद लय गई भीतर गोरी। तो हो ये रहा है उस भीड़ में बार बार कृष्ण होली खेलने के लिए उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं, होली खेलने के लिए बार बार जा रहे हैं, लेकिन वो नायिकाएं कह रही हैं कि हमसे होली मत खेलो, नहीं तुम्हें बड़ी महंगी पड़ेगी ये होली, इसलिए। लेकिन कृष्ण है कि मानने को तैयार ही नहीं है। तो क्या गोरी के भीतर गोरी तो सबने घेर लिया उनको, है ना, घेर के उनका जिसे किडनैप करना नहीं होता पकड़ लिया उनको। आपने देखा होगा गाँवों में जो भौजाइयां देवर को गोली लगाती हैं जिस तरह से, जब वो कब्जे में कोई आ गया तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। तो उसमें क्या हुआ कि वो ले गई भीतर, क्योंकि बाहर उस तरह से होली खेल नहीं सकती उनसे जिस तरह खेलना चाहती, तो उनके दिमाग में चूहल आती है। तो चूहल मतलब एक छोटा सा कपड़ा कृष्ण पहने हुए हैं, उस छोटे से कपड़े को हटा देती हैं उनके शरीर हाई करी मन की पदमाकर ऊपर नहीं छीन पितम्बर कम्मर तेसु विदा दई भीड़ कपोलन। कम्मर से, कम्मर में जो कपड़ा बांधे हुए उसको हटा दिया। उसके बाद भीड़ मतलब एक जो अबीर था, अबीर माने होली की जो अबीर है, अबीर को पूरे शरीर में उनको खूब रगड़ा, खूब उनको लगाया अबीर,
और इतने से मन नहीं माना तो उनके ऊपर अबीर की झोरी डाल दी पूरी। ठीक है, स्नान करा दिया उनको, और स्नान करा दिया तो कृष्ण पूरा अबीर से नहा गए। कपड़ा उनका अबीर बन गया, अबीर मतलब रंग से, कपड़े से नहा गए पूरी तरह से। इसके बाद लगातार वो बोल रहे हैं कि मुझे छोड़ दिया जाए, अब हम होली नहीं खेलेंगे। तो वो कहती हैं छेड़ कर कि लला होली खेलने में मजा आया कि नहीं, लला फिर आइयो खेलन होली, अब जाओ तुम फिर होली खेलने आना। तो इसके बाद कृष्ण की जो गति होती है उसमें गति नहीं दुर्गति होती है। ठीक है, तो इनका चीर हरण हो जाता है, चीर हरण हो जाता है। वही बात हो गई। अच्छा, इसमें ये खूबसूरती है कि सारी की सारी जो नायिकाएं हैं कृष्ण को बच्चे जैसा मानती हैं। नहीं, मगर अगर मैं इसको एक ही नायिका के ऊपर करूं, एक ही नायिका, लेकिन इसमें क्या है ना, ये वाला जो रिएक्शन है वो आपको उसमें सामूहिकता में ही किया जा सकता है, ये एकल में नहीं किया जा सकता। तो आपके पास कोई ऐसा दोहा है जो कि एकल में? हाँ है बहुत सारे। जैसे मैंने आपको बताया, व्याख्या समझ में आई ना आपको? हाँ। तो अब क्या है कि ऐसे बहुत तो सारे, एक हमारी है आज नार होली, मतलब आज नारी बनाएंगे। हाँ। ये डगर चलत देखो शाम कर गैया, और आज हम नारी इनको बनाएंगे। तो ये वही वाला मामला है, ये मामला है। इस तरह से इसको कर सकते हैं, लेकिन अब आपको होमवर्क देते हैं, अपने लिए लेते हैं, फिर काम करेंगे उस पर। होमवर्क ये देते हैं कि क्योंकि नगर शोभा वर्णन पे काफी बात हो गई है, तो हम उसमें से आपको 10 दोहे चुन के देंगे। वो 10 दोहे ऐसे हैं कि जिनका एक दोहे से दूसरे दोहे में कोरिलेशन है, मतलब आपस में सामंजस्य बनेगा कहानी बनाने में। ठीक है, और वो कहानी बनाने में सामंजस्य बनेगा कि उसको आप अपने एक्ट में उतारा जा सकता है आपके द्वारा। मान लीजिए एक कहानी आप बनाएं उन दोहों की, एक प्रकार से एक घंटे की कहानी, 1.5 घंटे की कहानी जैसा बनाएं, उस पर होमवर्क करें, आप एक कथ्य बनाएं उसका, और उस कथ्य में हम आपकी व्याख्या उसकी करते हैं कि इसमें कैसे इसको व्याख्यायित किया जा सकता है। फिर इसको कथ्य में के बाद नाट्य रूपांतरण इसका कैसे आप नृत्य में करेंगे, तो उसका फिर रूपांतरण होना चाहिए। तो एक चीज बताइए प्रभाकर जी, क्योंकि मेरा एक इसमें दुविधा ये है कि आज मेन क्राइसिस कथक की है कि ऑलरेडी, क्योंकि एक नाट्य और एक ग्रुप का होने लगा है जो चलन, दो है, एक तो एकल नाट्य और एक सामूहिक नाट्य जो कथक में आ गया है। तो जो एक्चुअली शब्द खोलने की विधि है वो गायब जी, और उस चीज को मुझे रिवाइव करना। तो आप इसके लिटरेचर, ये मेहनत आप इसलिए करें, इसमें सहयोग हम इसी तरह से कर सकते हैं कि उसके हर शब्द को खोला जाए पहले स्पष्ट के लिए, जिससे मैंने आपको आपने इतना जबरदस्त मुझे वो करवा दिया ऑलरेडी, जो भटियारिन का जो लक्ष्मी रूप है ना, और फिर वही जो दोहरा जो बना है वो देव में आ गया रानी और गणिका के बीच। ये जो कॉन्ट्रास्टिंग आ गया, उसी में ही पूरी बात बहुत तरीके की निकला। तो हम इसमें से क्रिएटिव तरीके से फोकस करके नगर शोभा वर्णन से हम 5 दोहे ले लें या 10 दोहे, आप बताइए। क्योंकि वो आपको इतनी ही मुझे मतलब हिंट्स दीजिए, तो मेरे जो शब्द खुल रहे हैं इसमें दोहरा जो रूप है, ये जो दो है, इसमें दोहरा रूप जो है वो जो है उसमें बात करते हैं। बिल्कुल, तो वो उसको हम आपको देते हैं और उस पर हम होमवर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर अगली क्लास में आपको उसकी व्याख्या हम करके बताएंगे। उसके बाद मेरा ये है कि अभी मेरा जो होमवर्क मेरे मन में ये आया, अभी जो मैं नोट बताऊं कि जो मैं भटियारिन वाली जो बात कर रही हूँ, उसका मेन मुख्य जो शब्द खोलना है वो दोहरा है। दोहरा एक ही आदमी में किस तरीके से दोहरे तरीके का चरित्र छाता है ना, और वो उसमें ह्यूमर भी आता है और उसमें इंटेलिजेंस भी आती है, चतुराई भी आती है ना,
जो लोक कन्या, भाई आफ्टर ऑल वो बाजार में व्यापार कर रही है, वो बेवकूफ थोड़ी नहीं, वो तो चतुर है, वो चतुर है। बिल्कुल बिल्कुल। वो चतुर है। चतुर न रहे तो बाजार में टिकेगी कैसे? टिकेगी तो वो जो दोहरा जो है वो बिल्कुल फिट होता है। तो और जो ये जो दोहरे पने की बात है, ये जो है इसके पीछे आप जरा सा सोचिए, ये जो दोहरा, इसे विट कहते हैं, विट। विट, हाँ बिल्कुल, हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी जी। तो इसको हम करते हैं 5 दोहे अब आपको देंगे हम लोग। अब व्यापकता से कंक्रीट मतलब थोड़ा डेंसिटी की तरफ बढ़ेंगे। अब 5 दोहे निकालेंगे, उसकी व्याख्या की क्लास में करेंगे, फिर आप उसको विकसित करिएगा और फिर उसको कैसे रूपांतरित करेंगे, फिर आप उसको काम करिए। ठीक है, तो बढ़िया है, तो बातचीत करेंगे फिर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते।